हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ महेंद्र साहू एंड वंसली वेलकम टू एमएस क्लासेस। चलिए फिर से आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पार्ट 6 है उसे। ठीक है ना। सो जैसा आप सभी को पता है 7 o'clock पे डेली सुबह हम लेके आते हैं वेस्ट 20 MCQs क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। यदि डेली आप इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको डेली 7 o'clock मिल सके। और यकीनन आप 1 या 2 महीने हमारी इस सीरीज़ को अटेंड करते हैं, सो बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वेस्ट 20 MCQs क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ हु इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पोस्टल सर्विस। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आज के समय में जो आधुनिक डाक सेवा है, मॉडर्न जो पोस्टल सर्विस है, उसका जनक किसे माना जाता है ना। सो 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, बट आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हो। लॉर्ड डलहौजी जो है ना, आपको पता होगा हमारे देश में जो पहली रेलवे लाइन शुरुआत हुई थी, पहली रेलवे लाइन जब स्टार्ट हुई थी 1853 में, तो उस समय पे भी कौन थे, भारत के कह सकते हैं हम गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड डलहौजी। और इन्हीं के द्वारा इंडिया में रेलवे लाइन, उन्हीं के साथ साथ डाक सेवा की भी शुरुआत की गई थी बहुत ही बेहतर तरीके से। और इसीलिए इन्हें इंडिया में आज का जो पोस्टल सर्विस है उसका फाउंडर या उसका कह सकते हैं जनक माना जाता है। सो आप याद रखोगे, भारतीय डाक सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है। सो लॉर्ड डलहौजी को इसका संस्थापक माना जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि संबंधित है पॉलिटी से या संविधान से। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल लॉ। ये टर्म आपको याद रखना है। यदि आप हिंदी मीडियम के भी एस्पिरेंट है तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ ही आजकल डायरेक्ट एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं समान नागरिक संहिता, है ना। नागरिक संहिता वर्ड आपको याद रखना है। समान नागरिक संहिता ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में मेंशन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 44 में, है ना। याद रखोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44, संविधान के अनुच्छेद 44 में मिलती है इसकी डिटेल। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज टुक प्लेस इन विच ईयर। जो अलीनगर की संधि थी वो किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है यहाँ पे कि जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर थी, अलीनगर की संधि जिसे हम बोलते हैं, वो किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे हमने शामिल किया है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, 1764, 1756, 1757 या 1765। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये अलीनगर की संधि थी क्या। तो 1757 में ये ट्रीटी हुई थी। याद रखोगे 1757 में ये संधि हुई थी, जो कि हुई थी उस समय की जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, जिसका हमारे देश में शासन इस्टेब्लिश हुआ था बाद में, है ना। तो उनका जो कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव था उसके, और साथ ही साथ सिराजुद्दौला के बीच में। सो आप लोग याद रख सकते हैं, चाहो तो रॉबर्ट जो क्लाइव थे और जो सिराजुद्दौला थे, उनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। किस वर्ष साइन हुई थी? 1757 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर या अलीनगर की संधि। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फ्रीडम। सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत के पहले विदेश मंत्री या स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, है ना। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे शामिल किया है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल
थे, क्या राजेंद्र प्रसाद थे, क्या जे.बी. कृपलानी थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? तो आंसर याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू देश के पीएम भी थे, साथ ही विदेशी मंत्रालय भी इनके पास था। इसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ से संबंधित मामले थे, कॉमनवेल्थ से संबंधित मामले थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू के पास ही थे। तो आप याद रख सकते हैं पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल की बात करें तो सरदार पटेल आपको पता ही होगा, उप प्रधानमंत्री थे पहले, और उप प्रधानमंत्री के साथ साथ ये देश के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री भी थे। और राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता ही होगा, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट या भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या संवैधानिक सभा थी, उसके भी जो परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, है ना। सो सारे पॉइंट आप याद रखोगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले विदेश मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने शामिल किया है एक फेमस बुक को, नाम है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। किसके द्वारा ये बुक रिटन की गई थी, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी? सो याद रखोगे आप लोग, अरविंदो घोष जो थे उनके द्वारा बुक लिखी गई थी यहाँ पे, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द एनवायरनमेंट मिनिस्टर इन इंडिया एट द प्रेजेंट टाइम? वर्तमान समय में कह सकते हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर या पर्यावरण से संबंधित मामलों के मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। यहाँ पे हमने शामिल किया है नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश जावड़ेकर जो है वो प्रेजेंट समय में इन्वायरमेंट मिनिस्टर या पर्यावरण से संबंधित मामलों के मंत्री है। आपको ये आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अ डिस्प्यूटेड एरिया अक्साई चीन? अक्साई चीन के बारे में हमें हमेशा न्यूज़ में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ना। स्पेशली इंडिया और चाइना के बीच में इसको लेकर विवाद होते रहता है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये आपको बताना है। सो आंसर यहाँ पे हमने मेंशन किया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो इंडियन स्टेट है, ऑब्वियसली नॉर्दर्न मोस्ट है ना, अब तो यूनियन टेरिटरी भी बन गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर का जो उत्तर पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उस रीजन में आता है आपका क्या? अक्साई चीन। याद रखना है आपको, अक्साई चीन इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in which session of the Congress महात्मा गांधी was elected as the president? ठीक है ना। कांग्रेस की आपको पता है कि जब 1885 में स्थापना हुई थी, उसके बाद से हर साल इसकी क्या होती है? मीटिंग होती है, हर साल इसका सेशन होता है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि कांग्रेस के किस सेशन में, है ना, या कांग्रेस की किस मीटिंग में सिर्फ एक ही बार महात्मा गांधी जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे या वो इसके अध्यक्ष बने थे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने फिर से शामिल किया हुआ है, कराची सेशन, सूरत सेशन, शिमला सेशन या बेलगांव सेशन। 4 में से करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव सेशन। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव सेशन हुआ था और इसी सेशन में सिर्फ एक ही बार महात्मा गांधी क्या बने हुए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। सो आपको याद रखना है बेलगांव सेशन 1924। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? आपको पता है यदि हम सदर्न इंडिया की बात करें, इंडिया के दक्षिणतम भाग की बात करें, सो ये हमारा है क्या? ईस्टर्न घाट, और ये है हमारा क्या? वेस्टर्न घाट।
है ना। सो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट क्या है ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कहाँ पे दोनों आके मिलेंगे, ऑब्वियसली इस पार्ट में मिलेंगे। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नीलगिरी माउंटेन रेंज, है ना। सो आपको याद रखना है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन क्या होगा, नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन होगा, जो कि यहाँ पे आता है आपका तमिलनाडु केरला जो स्टेट है उसमें। और याद रख सकते हैं आप लोग दोदा वेटा इसकी जो है वो हाईएस्ट पिक है, सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं दोदा वेटा, ये सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू डैश इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। आपको बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट या पंथ निरपेक्ष राज्य है ना। क्या मतलब होता है ये भी हम समझेंगे, बट पहले देखते हैं किसमें ये बात कही गई है कि इंडिया जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। चार ऑप्शन शामिल किए हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन ऑफ द अबव, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, या प्रस्तावना के अनुसार, हमारी जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के अनुसार हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर स्टेट या पंथ निरपेक्ष देश है ना। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है देश की बात की जा रही है ना, नॉट एनी पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। सो क्या मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा देश में किसी एक धर्म को एज अ नेशनल धर्म डिक्लेयर नहीं किया गया है ना। मतलब देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, सरकार ना ही किसी धर्म को प्रमोट करेगी ना ही किसी को किसी धर्म को मानने से रोकेगी। तो ऐसे देश को हम क्या बोल सकते हैं, पंथ निरपेक्ष देश या पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर कंट्री। सो याद रखोगे भारतीय संविधान के प्रियम्बल में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है इंडिया को सेक्युलर स्टेट। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर एक्टिव वॉल्केनो। आपको पता होगा वॉल्केनो या ज्वालामुखी जो होते हैं वो तीन टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है एक्टिव वॉल्केनो, मतलब जो कभी भी फूटते रहते हैं, है ना, कभी भी उनमें विस्फोट होता रहता है, कभी भी उनसे लावा बाहर आते रहता है। तो इंडिया में भी एक आइलैंड फेमस है एक्टिव वॉल्केनो के लिए, और हमें बताना है यहाँ पे उस आइलैंड का नाम। सो ऑब्वियसली आंसर मेंशन किया हुआ है, आइलैंड है वेरन आइलैंड। आप लोग याद रखोगे क्या नाम है इस आइलैंड का, वेरन आइलैंड, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, जो कि पाया जाता है हमारी एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार में। याद रखोगे अंडमान एंड निकोबार में एक वेरन आइलैंड है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, मतलब कभी भी वॉल्केनो जो है वहाँ पे फूट सकते हैं, वॉल्केनो उद्गार हो सकता है, और ये पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम प्लेड। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो था वो किस वर्ष खेला गया था, सो ये हुआ था 1930 में, 1930 में। याद रखोगे आप लोग पहला कॉमनवेल्थ गेम कब खेला गया था, 1930 में पहला कॉमनवेल्थ खेला गया था। और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हमारी कंट्री इंडिया में जो कैपिटल है इंडिया की दिल्ली, इसमें हुए थे, जिसे क्या कहा जाता था, दिल्ली कॉमनवेल्थ या दिल्ली 10 भी कहा जाता था, याद रखोगे, ठीक है ना। सो ये दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, पहला कब हुआ था, साथ ही साथ इंडिया में कब हुआ था, तो 2010 में लास्ट टाइम इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था।
चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया आर। 3 स्टेट्स के नाम हमने मेंशन किया है जो एरिया के अकॉर्डिंग या क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा, देन सेकंड सबसे बड़ा, देन थर्ड सबसे बड़ा स्टेट है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और अपने लिए किसी एक आंसर को चूज़ कर सकते हैं और फिर चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। सो ऑब्वियसली आपको पता होगा पहले नंबर पे तो राजस्थान आता है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश और ऑब्वियसली थर्ड पे आता है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये 3 लार्जेस्ट स्टेट हैं इंडिया के। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इरनिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के समय के लिए। सो पहले डिस्कस करते हैं क्या फुल फॉर्म है, उसके बाद देखेंगे क्या डिटेल्स है। सो इरनिस इज़ द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखेंगे इसका, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसा कि इसके नाम में ही मेंशन है। नेविगेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम हमारे मैप में जीपीएस चलाते हैं, है ना, लोकेशन पता करने के लिए किसी भी प्लेस की, उसी तरह से ये इरनिस एक नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस जो नेविगेशन सिस्टम आज के समय में हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है, ये यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है, याद रखोगे। बट जो इरनिस है वो हमारी कंट्री का नेविगेशन सिस्टम है, हमारी कंट्री के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, इसीलिए तो कहा जा रहा है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो याद रखोगे, जैसे जीपीएस को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द यूएसए नेविगेशन सिस्टम। सिमिलरली इरनिस इज़ अ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत का नेविगेशन सिस्टम है इरनिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसे एक्चुअल नाम नाविक से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखोगे, है ना। इसे नाविक भी प्रोनाउंस किया जाता है ज़्यादातर टाइम पे। तो इरनिस कहा जाए या नाविक कहा जाए, याद रखोगे ये भारत का सैटेलाइट सिस्टम है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका फादर किसे कहा जाता है, उसका जनक किसे कहा जाता है। सो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं और चारों ऑप्शन हमेशा कई बार एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। सतीश धवन, होमी जहांगीर बाबा या विक्रम साराभाई। सो आंसर याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विक्रम साराभाई या विक्रम अम्बालाल साराभाई कौन है, इन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसरो की बात कर लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1969 में इसरो के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। सो आप ये पॉइंट इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेट शेयर कोस्टल लाइन इन इंडिया। इंडिया के यदि हम सदर्न पार्ट की फिर से बात करें तो कितने स्टेट हैं इंडिया के जो कोस्टल लाइन बनाते हैं, मतलब किसी ना किसी सागर या महासागर से या वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये आपको बताना है ना। और ऑप्शन हमने मेंशन किया हुआ है 7, 8, 9 एंड 6। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 9 स्टेट ऑफ इंडिया जो कि क्या करते हैं, कोस्टल लाइन या तटीय सीमा बनाते हैं, है ना। याद रखोगे, हमने पहले वीडियो में मेंशन किया हुआ था कौन कौन से 9 स्टेट है। दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, गुजरात से स्टार्ट होते हैं स्टेट और कहाँ तक चलते हैं, वेस्ट बंगाल तक। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात आता है सबसे पहले, गुजरात से नीचे हम जैसे ही आते हैं महाराष्ट्र आता है, गोवा आपका आता है, गोवा के बाद कर्नाटक आपका आता है, कर्नाटक के बाद केरला आपका आता है, देन तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है और उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल आता है। ये 9 स्टेट हैं जो कि कोस्ट लाइन बनाते हैं इंडिया के, ठीक है। किसी एक ऑप्शन को गलत दे दिया जाता है, 3 सही दे दिए जाते हैं और आपको इन्हें चूज करना होता है। सो आप याद रखोगे, है ना, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द टू आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी? आपातकाल के समय पे किन दो आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता? सो याद रखोगे आर्टिकल 20 और 21 संविधान का जो अनुच्छेद 20 है अपराध के परिप्रेक्ष्य में संरक्षण, और 21 है जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सस्पेंड नहीं हो सकते, बाकी सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं, बाकी कुछ समय के लिए सारे हटाए जा सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एग्रीमेंट 1, 2, 3? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। एग्रीमेंट 1, 2, 3 क्या है? ये एक तरह का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है या परमाणु से संबंधित समझौता है। किन दो कंट्रियों के बीच में? ऑब्वियसली यूएसए और इंडिया के बीच में। याद रखोगे परमाणु संबंधित समझौता है इंडिया और यूएसए के बीच में। याद रखना है इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज खादर? क्वेश्चन पूछा जाता है खादर क्या है ना। सो 4 ऑप्शन यहाँ पे फिर से आपको मिले हुए हैं। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, न्यू एलुवियल सॉइल, है ना। ये एलुवियल सॉइल में जो न्यू होती है उसे हम बोलते हैं क्या? खादर, और जो पुरानी होती है उसे हम बोलते हैं भांगर। याद रखोगे भांगर मतलब पुरानी एलुवियल सॉइल, खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं जो ऑब्वियसली नदियों के आउटसाइड वाले क्षेत्र में मिलती है। और इंडिया की बात की जाए तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है या बोल सकते हैं उत्तर भारत का मैदान है, वहाँ पे देखने के लिए मिलती है न्यू एलुवियल सॉइल। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वाई विच एक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम वॉज स्टार्टेड फॉर सिविल सर्विस एग्जाम? जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनके लिए किस एक्ट के द्वारा एग्ज़ाम स्टार्ट किए गए थे? सो आंसर डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट हम। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर, एक्ट ऑफ 1853। 1853 का जो एक्ट था उस एक्ट में क्या किया गया था? जितने भी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते थे उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की गई थी। उसके पहले नहीं होती थी, बट 1853 के एक्ट में प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की गई थी। सो ये आपके आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन हैं। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, बट यकीनन मानिए आप यदि सारे लेक्चर्स हमारे अटेंड करते हैं तो 1 से 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे हमारे जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन को लेके। यदि वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन आपके हैं सो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो सारे आपको टाइम पे मिल सकें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ।